friends, welcome to my YouTube channel. And last class we have discussed a lot about respiratory system. काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, क्या उसके कौन कौन से मेन डिजीज़ेज़ हैं, और वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया था, APHE पार्ट हमने कवर किया था। एंड आज हम आगे बढ़ते हैं और आज लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बेसिक टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, दैट इज़ एन अस्थमा। अस्थमा के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं अस्थमा में, एक तो क्या होता है अस्थमा, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, और इसके अलावा क्या बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है जिससे अस्थमा कॉज होता है, और लास्ट में कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसे हम अस्थमा को सही कर सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, फार्माकोलॉजी अस्थमा की क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे उन मेडिसिन की फार्माकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अस्थमा समझेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अस्थमा क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सनस एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि अस्थमा का मेन कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो, और उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न आपका ये है कि या तो आपकी जो एयरवेज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, या तो आपकी एयरवे नैरो हो गई हैं, या फिर आपका जो एयरवे है वो स्वेल हो गया है, या फिर उसमें जो म्यूकस है, जो उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूकस, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे कि आपको अस्थमा है। ठीक है, मतलब ये आपका मेन होता है अस्थमा कॉज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका अस्थमा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मतलब मैं एक बार ये बोल सकते हैं हम लोग अस्थमा को कि म्यूकस ज़्यादा होने की वजह से, ब्रोंकस के स्वेर, मतलब ये सारे के सारे कॉजेज हैं अस्थमा के, कि इन सभी की वजह से अस्थमा होता है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा, कौन कौन से टाइप्स हैं अस्थमा के मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज सबसे पहला इसमें आता है एटोपिक अस्थमा। पहला है हमारा कौन सा? एटोपिक अस्थमा। एटोपिक अस्थमा को ही हम लोग और बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन 90% लोगों में यही अस्थमा होता है। या तो आप उसको एटोपिक अस्थमा बोल दीजिए, या फिर आप उसको एलर्जिक अस्थमा बोल दीजिए। ये आपका सबसे कॉमन टाइप का अस्थमा है। इसके बाद इसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। गाइस एक्सट्रिंसिक अस्थमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमको बाहर वाले जो रीजन्स हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि पॉलेंस हैं, माइट्स हैं, एलर्जेंस हैं, धूल मिट्टी है हिंदी में बोलना, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो अस्थमा को कॉज करते हैं। तो वो भी आपका, इसीलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एटोपिक अस्थमा जो होता है ना, इट इज़ इन्फ्लेम्ड, इट्स इन्फ्लेमेशन इज मीडिएटेड बाय सिस्टेमिक आईजीई प्रोडक्शन। देखिए सबसे मेन रोल तो जो यहाँ पर है वो है आपका आईजीई का, है ना। लेकिन यहाँ पर जो काम का पॉइंट है वो ये है कि जब भी कभी हम बात करेंगे अस्थमा में एटोपिक वाले पार्ट की, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो आपका सिस्टेमिक आईजीई है, ये सिस्टेमिक आईजीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन मीडिएशन ऑफ इन्फ्लेम्ड, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का अस्थमा का। सेकेंड टाइप का अस्थमा होता है हमारा नॉन एटोपिक अस्थमा। नॉन एटोपिक अस्थमा का ही दूसरा नाम होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। और ये जो होता है आपका नॉन एटोपिक या नॉन एलर्जिक, ये आपका रेयर होता है। मतलब बहुत ही 10% चांसेस या 5% चांसेस लोगों में होते हैं जो नॉन एटोपिक अस्थमा जिनके अंदर होता है। ये इंट्रिंसिक अस्थमा है। इंट्रिंसिक का मतलब है, जैसे पिछले वाले में हमने क्या बताया था कि वहाँ सिस्टेमिक आईजीई रिस्पॉन्सिबल थी, यहाँ पर लोकल आईजीई प्रोडक्शन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करता है, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर दो तरीके के अस्थमा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक हो गया आपका एटोपिक अस्थमा, और दूसरा हो गया आपका नॉन एटोपिक। नॉन एटोपिक अस्थमा है, ये रेयर है। नॉन से नॉन एलर्जिक भी याद रखेंगे। और ये इंट्रिंसिक अस्थमा है, मतलब हमारे जो लोकल आईजीई हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे अस्थमा कॉज होता है। तो देखेंगे गाइज यहाँ पे ये डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ कि ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये जो पार्ट है ये है आपकी ब्रोंक्यूल्स। अगर मैं इस ब्रोंक्यूल को जूम करता हूँ तो जूम करके आपको ऐसे दिखाई दे रही है। अब देखेंगे यहाँ पे कि इस वाले पाइप में, ब्रोंक्यूल इज अ टाइप ऑफ पाइप, वी कैन से इट, ओके। सो इस वाले पाइप में क्या हो रहा है कि आराम से उस तरफ से एयरवे आ रही है,
मतलब उधर से एयर आ रही है, और ये जो एयर आ रही है इसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा फिलहाल। पहले वाले पार्ट में जो नॉर्मल एयरवे है, यहाँ पर इसको कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है और आराम से आपकी एयर पास आउट हो रही है। लेकिन अगर आपका अस्थमा का सिम्टम है किसी पेशेंट को, या पेशेंट अस्थमेटिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, मतलब हर्डल्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि या तो ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स है वो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, या तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनका जो एयर वे है वो आपका थिक हो गया है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई है उस पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या है, आपका जो पाथ है वो संकरा हो गया, नैरो हो गया है। तो ये सारे रीजन्स हैं जो आपका कॉज करते हैं अस्थमा को। यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे एयरवे वॉल है, ये बिल्कुल आपका ओपन है, आराम से आपकी एयरवे क्रॉस कर रही है। लेकिन अस्थमेटिक कंडीशन में क्या होता है, चाहे वो म्यूकस बढ़ने की वजह से या कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, या फिर वहाँ पर आपका जो है वो एयरवे इन्फ्लेमेशन हो गया है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपका अस्थमा कॉज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको और बेटर समझ सकते हैं कि जब उसी ब्रोंक्यूल का मैंने एक टीएस लिया, और टीएस लेने के बाद मुझे ये पता चला कि नॉर्मल ब्रोंक्यूल में और अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, देखेंगे अब। जैसे नॉर्मल ब्रोंक्यूल की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम लेयर। और ये एपिथेलियम लेयर नॉर्मल नहीं है, ये जो एपिथेलियम लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम लेयर। कॉलमनर शेप की आपको दिखाई दे रही है। इस लेयर में एक सेल प्रेजेंट हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि उस सेल का नाम क्या होता है, गॉबलेट सेल। और यही गॉबलेट सेल, बिल्कुल याद कर लेंगे, यही गॉबलेट सेल रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूकस के प्रोडक्शन के लिए, म्यूकस को बढ़ाने के लिए। मतलब गॉबलेट सेल क्या कर रही है, ये म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, ठीक है। इसके बाद ये जो एपिथेलियल लेयर दिखाई दे रही है, इसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिल्कुल देखते जाएंगे लाइन से, ये आपका म्यूकस है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके बाद जो आपका पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया जो है इसके अंदर आपके अस्थमेटिक कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन उसके बाद देखेंगे इसके जस्ट नीचे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, और स्मूथ मसल्स की जो बेड है वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत थिक नहीं है, अभी आराम से टाइटली पैक्ड है आपकी स्मूथ मसल्स। उसके नीचे ग्लैंड्स हैं और लास्ट में आपकी कार्टिलेज है। ये नॉर्मल कंडीशन में आपकी नॉर्मल ब्रोंक्यूल की बात चल रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यही चीज़ मैं देखूं अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल में, तो यहाँ देखेंगे अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल में क्या है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए म्यूकस है हमारा, म्यूकस वहाँ भी था, लेकिन म्यूकस का प्रोडक्शन का आप हाइट देखिए, ये म्यूकस की और ये म्यूकस डिफरेंस है, यहाँ पर बढ़ गया। इस क्यों, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट है, और क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट है तो म्यूकस बढ़ कहाँ से रहा है, वहाँ पर कौन ओवर प्रोडक्शन कर रहा है म्यूकस का, दीज आर योर गॉबलेट सेल, राइट। बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ थोड़ी सी थिक थी, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन हो जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैमिना प्रोप्रिया वाला, लैमिना प्रोप्रिया में क्या है कि यहाँ पर देखिए मास्ट सेल का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए मास्ट सेल बहुत ज़्यादा हो गए, मैक्रोफेजेस की संख्या बढ़ गई, स्नोफिल्स की संख्या बढ़ गई। और ये जो तीनों के तीनों चीज़ें हैं, चाहे मास्ट सेल हो चाहे स्नोफिल्स हो, ये हमेशा अस्थमेटिक पेशेंट में बढ़ते हैं। हम आगे बात करेंगे कि ये क्यों होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अस्थमेटिक पेशेंट में बढ़ जाती हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये डीअरेंज्ड फॉर्म में है, और यहाँ पर जो इसका जो विथ है वो थोड़ा बढ़ गया है स्मूथ मसल्स का। ग्लैंड्स और आपकी कंपेरेटिवली यहाँ भी बढ़ जाती हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल की संख्या लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ज़्यादा हो जाती है। और ये बहुत बड़ी पॉइंट ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अगर न्यूट्रोफिल्स की नंबरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कि अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगा मतलब इन्फेक्शन है, तो हाई न्यूट्रोफिल काउंट कैन लीड्स, हम बोल सकते हैं कि यूस्नोफिल भी बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल भी बढ़ा हुआ है, इट मीन्स हो सकता है पेशेंट को अस्थमा है।
तो ये हम लोग ब्रोंक्यूल के टीएस से पता कर सकते हैं। अगर कंक्लूजन बोलूँ इस स्लाइड का तो बस इतना है कि अगर अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल है तो उसके अंदर लैमिना प्रोप्रिया के अंदर स्नोफिल्स, मास्ट सेल और न्यूट्रोफिल्स काउंट बढ़ जाता है। गॉबलेट सेल ओवर प्रोडक्शन करता है म्यूकस का अस्थमेटिक के पेशेंट के अंदर, और म्यूकस का प्रोडक्शन गॉबलेट सेल कर रही है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस वाली स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का नेक्स्ट। अब पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा डीप में देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर है, ठीक है। ये हमारी फॉस्फोलिपिड्स लेयर है, और देखेंगे यहाँ पर कि कैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, कैसे अस्थमा हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर गौर करेंगे। तो ये जो लेयर होती है ना, इस लेयर के जंक्शंस पे बीच में ही प्रेजेंट होती हैं ये गॉबलेट सेल बोलते हैं इनको। ये जो आए हैं आपके गॉबलेट सेल, जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी कि जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, वो यही गॉबलेट सेल है। गॉबलेट सेल मैंने क्या बताया बेटा कि म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से डॉटेड लाइन से मैंने आपको शो किया है कि म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। ये म्यूकस प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? ये आपका ल्यूमेन में हो रहा है। ल्यूमेन का मतलब हो गया कि वो जो ट्यूब में जो पाइप था, जो स्पेस था, वहाँ पर आपका म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, जब भी कभी कोई एंटीजन आया, ये स्टार इज योर एंटीजन, जब भी कभी कोई एंटीजन आया, जब भी कभी कोई डस्ट पार्टिकल आया, पॉलेंस आए, एलर्जेंस आए, तो जो बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं देखेंगे। ये जो आपके एलर्जन हैं, ये क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं आपकी इस लेयर को, लिपिड्स की लेयर को, ब्रोंक्यूल्स की, और वहाँ पर जब ये पेनिट्रेट करते हैं, अंदर आते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये डेंड्राइटिक सेल। ये ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको, दैट इज योर डेंड्राइटिक सेल। और ये डेंड्राइटिक सेल क्या होगी? एक्टिव हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये नॉर्मल कंडीशन में एलर्जन को खा लेती है, और हम बोल सकते हैं कि एलर्जन को मैक्रोफेजेस के से स्टाइल से खाती है। मतलब जब ये एलर्जन को डेंड्राइटिक सेल एनगल्फ कर लेगी तो मैक्रोफेज की तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। ये से डेंड्राइटिक सेल, पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर जैसे ही आपकी लंग्स की जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं एलर्जन के, तो तुरंत एक ये लेयर रिलीज करती है एक सब्सटेंस को, जो ब्रोंक्यूल की जो लेयर है रिलीज करती है एक सब्सटेंस को, जिसको बोलते हैं थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट। और ये जो थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट होता है, ये आपका डेंड्राइटिक सेल को फिर से एक्टिव कर देता है, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल को फिर से एक्टिव कर देता है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब फिर से डेंड्राइटिक सेल एक्टिव होगी तो क्या होगा? वो आपका डायरेक्टली एलर्जेंस को या एंटीजेंस को एनगल्फ कर लेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने लगता है इस चीज़ का, तो उस कंडीशन में आपका, हाँ ये एक मिनट, ये आपका मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। वापस से आते हैं कि जब आपका बहुत ज़्यादा एलर्जन का एक्सपोजर होता है तो डेंड्राइटिक सेल क्या कर रही है? देखिए, डेंड्राइटिक सेल यहाँ से आपका टी हेल्पर सेल 2 को स्टिमुलेट करती है। जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे कि हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स हैं, और उनमें भी 2 तरीके की होती हैं, 1 और 2। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या इंडिकेट किया हुआ है, टी हेल्पर सेल 2। टी हेल्पर सेल 2 क्या होगी? टी हेल्पर सेल 2 यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है। टी हेल्पर सेल 2 क्या करेगा? सबसे पहले इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4 की प्रेजेंस में ये स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा सेल्स को। मैंने क्या बताया कि जब भी एंटीजन आएगा तो सबसे पहले डेंड्राइटिक मैंने अपना काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से टी हेल्पर सेल 2 की प्रेजेंस में या उसके थ्रू इंटरल्यूकिन 13-4 की हेल्प से प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही प्लाज्मा सेल स्टिमुलेट हुई तो तुरंत यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंटीबॉडी का, या हम बोल सकते हैं IgE का। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ अस्थमा? तो आंसर विल बी IgE। ओके, IgE वो है, वो आपका रिलीज होगा प्लाज्मा सेल्स से।
ये तो हो गई एक बात। अब फिर से बात करते हैं टी हेल्पर सेल की। टी हेल्पर सेल 2 जो है वो एक काम तो भाई उसने प्लाज्मा सेल से आईजीई को रिलीज करा दिया, वो क्या करेगा मास्ट सेल पे वो हम बाद में बात करेंगे। दूसरा ये टी हेल्पर सेल 2 जो है ये दोबारा से क्या कर रहा है, ये इंटरल्यूकिन 5 की प्रेजेंस में स्टिमुलेट कर रहा है स्नोफिल्स के फॉर्मेशन को। ये आपका क्या है, ये स्नोफिल्स का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपका स्नोफिल्स का फॉर्मेशन है। और जो स्नोफिल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि कीमोटेक्सिस की प्रोसेस से ये स्नोफिल्स आपका जाएगा एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। मतलब मैंने आपको ये बताया कीमोटेक्सिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो आपके मीडिएटर्स हैं वो आपके साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो एक पॉइंट ये समझ में आ गया कि जब भी कभी अस्थमा हो रहा है उस कंडीशन में स्नोफिल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्नोफिल्स कीमोटेक्सिस के थ्रू क्या चले जाते हैं, ऊपर आपके साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज ये क्लियर हुई। तीसरी चीज, टी हेल्पर सेल 2 जो है ये आपका डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा मास्ट सेल को। देखो स्टिमुलेट किया, और ये क्या करेगा, मास्ट सेल को इंटरल्यूकिन 9 की प्रेजेंस में स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही इसने मास्ट सेल को एक्टिव किया तो ये जो देखो नीचे से जो आईजीई आ रहे हैं ये क्या करेंगे, ये मास्ट सेल पे जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से आपका एंटीजन्स आ ही रहे हैं, वो स्टार दिखाई दे रहा है, वो एंटीजन क्या करेगा, वो मास्ट सेल पे बाइंड हो जाएगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी का, समझेंगे। आईजीई और आपका जो एंटीजन है उसका पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो जाके मास्ट सेल पे चिपक जाएंगे, और जैसे ही वो मास्ट सेल पे चिपकेंगे तो यहाँ पर आपकी जो मास्ट सेल है वो आपकी टूटना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मास्ट सेल डीग्रेनुलेट हो रही है। और जैसे ही मास्ट सेल टूटी तो डीग्रेनुलेट होते ही मास्ट सेल के अंदर से निकलेंगे मीडिएटर्स, और उन मीडिएटर्स में जो इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड हिस्टामिन। और ये पीजीज एलटीज हिस्टामिन जैसे ही मास्ट सेल से डीग्रेनुलेट होकर बाहर निकले ये आपका कॉज कराएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस तरीके से आपका पूरा अस्थमा जो है वो आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा ये सारा आपको दिखाई दिया। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, स्लाइड में मैंने क्या बताया, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ये आपकी पहले फॉस्फोलिपिड लेयर थी, और ऊपर इसके बीच में ये आपकी ग्लोबुलेट सेल है, रेड पॉइंट में करता जा रहा हूँ। ग्लोबुलेट सेल ने क्या किया, म्यूकस को प्रोड्यूस किया, रिलीज किया, ठीक है, ये आपका सारा म्यूकस है। एंटीजन क्या कर रहा है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स इसके मतलब कांटेक्ट में आता है तो पहली कंडीशन तो जब ये अंदर आएगा तो ये डेंड्राइटिक सेल है, दिस इज योर डेंड्राइटिक सेल। और डेंड्राइटिक सेल ने मैक्रोफेजेस के वर्क जैसे मैक्रोफेजेस वर्क करता है उसकी तरीके से इसको एनगल्फ कर लिया। लेकिन भाई थोड़ा बहुत आया तो ठीक है, लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं कितने सारे एंटीजन्स हैं ऊपर स्टार फॉर्म में। जब ये एंटीजन्स फिर से आते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में आपकी जो लेयर है ये रिलीज करेगी एक सब्सटेंस जिसका नाम है थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट, और ये क्या कर रहा है, डेंड्राइटिक सेल को एक्टिव कर रहा है। तो जैसे ही डेंड्राइटिक सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तब ये रिलीज करती है टी हेल्पर सेल 2 को, स्टिमुलेट करेगी फॉर्मेशन ऑफ टी हेल्पर सेल 2। और यहाँ पर टी हेल्पर सेल 2 अपने फंक्शन में आ जाएगा। अब मेन जो फंक्शन है वो टी हेल्पर सेल 2 का है। पहला कि भाई ये प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ IL-13 एंड 4। और प्लाज्मा सेल का काम क्या है, यहाँ से एंटीबॉडीज मतलब आईजीई का रिलीज करना। दूसरा टी हेल्पर सेल 2 का काम क्या है कि भाई ये इंटरल्यूकिन 5 की प्रेजेंस में ये स्नोफिल्स को बढ़ाएगा। स्नोफिल्स जैसे ही बढ़ेगा तो वो कीमोटेक्सिस की प्रोसेस से कहाँ पहुंच जाएगा, एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमेशा स्नोफिल्स काउंट बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो अस्थमा जिनके पेशेंट के अंदर स्नोफिल्स की संख्या ज़्यादा होती है उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं। और एक कंडीशन क्या आती है कि इसने जाके मास्ट सेल को एक्टिव कर दिया, और जैसे ही मास्ट सेल को एक्टिव किया तो भाई तुरंत क्या होना है कि ये जो आईजीई था, दिस इज योर आईजीई, ये जो आईजीई था, ये जो आईजीई है ये क्या होगा, ये आपके जो एंटीजन से पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऊपर से बराबर एंटीजन आ रहा है, ये नहीं कि एंटीजन आगे रुक गया, एंटीजन्स कंटिन्यू आ रहे हैं तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ रही है। ये जो एंटीजन है ये पहले आईजीई से बाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स जाके मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही मास्ट सेल से बाइंड हुआ मास्ट सेल टूटना स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोल देंगे डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल।
और जैसे ही ये टूटी इसमें से रिलीज हुए मीडिएटर्स, और ये मीडिएटर्स क्या कॉज कराते हैं फाइनली ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो दिस इज हाउ गाइज योर अस्थमा की पूरी पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे अस्थमा होता है। तो ये हो गया आपका अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी। ये जो पार्ट है ये ऊपर ये ल्यूमन था, मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में। तो दिस इज योर हाउ योर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा वर्क्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा में। अगर कोई आपसे पूछता है कि मेन रोल किसका है तो सुन लीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टी हेल्पर सेल 2 का है। यहाँ पर रोल प्ले करने में एक डेंड्राइटिक सेल्स भी हैं, क्योंकि भाई एक्टिव उसी से हो रहा था। एक सब्सटेंस था थायमिक लिम्फोसाइट, ठीक है। और इसके अलावा आपकी आईजीई, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। अब आगे बात करते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग। भैया मुझे तो अस्थमा सही करना है ना, इस अस्थमा को सही करने के लिए ड्रग्स की फार्माकोलॉजी क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज। तो आइए बात करेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर अस्थमा। कौन कौन से टाइप के ड्रग्स हैं जो काम करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, आईजीई। मैं यही डिस्कस कर ले रहा हूँ मैकेनिज्म, समझेंगे भाई। आईजीई जो थी वो ऊपर से आ रही, तो प्लाज्मा सेल से रिलीज हो रही थी, और ऊपर से क्या आ रहा था, एंटीजन आ रहा था। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर पहले कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मास्ट सेल से बाइंड कर रहे थे। भाई मैं काम ये करूँ कि एंटीजन एंटीबॉडी को मिलने ही ना दूँ, तो उसी के लिए हमने बनाया एंटी आईजीई एंटीबॉडी। समझ में आया। तो ये जो एंटी आईजीई एंटीबॉडी हैं इनका मेन वर्क क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी को मिलने नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर जो ड्रग इंपॉर्टेंट है जो काम आता है, दैट इज ओमालीजुमाब, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड इज मेपोलीजुमाब, एंड थर्ड वन इज बेनरालीजुमाब। ये 3 आपके ड्रग हैं जो एंटी आईजीई एंटीबॉडी हैं गाइस। सेकंड मैं क्या करूँगा कि मास्ट सेल को ना टूटने दूँ। भी बिल्कुल लाइन से आ रहा है, आईजीई जैसे उससे बाइंड हुआ तो मास्ट सेल टूट रही थी, अब मास्ट सेल को टूटने ना दो तो उसको बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। और यहाँ पर जो ड्रग्स आते हैं वो एक है आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सेकंड इज कीटोटिफेन, थर्ड, हाँ ये 2 ड्रग हैं आपका, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। नेडोक्रोमिल भी एक ड्रग है जो हम लोग अंदर आके पढ़ेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया मैंने, बट नेडोक्रोमिल इज ऑल्सो मास्ट सेल स्टेबलाइजर। एक कंडीशन क्या है कि भाई जो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, मैं उसको ल्यूकोट्राइन को उसके रिसेप्टर से बाइंड ही ना होने दूँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर ड्रग है हमारा मोंटेल्यूकास्ट और दूसरा होता है जाफेरल्यूकास्ट। ये 2 आपके ड्रग है जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। भाई मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड को भी यूज़ कर सकता हूँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पे 2 तरीके से यूज़ होंगे। सबसे पहला सिस्टेमिक रूट से देंगे हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन, और दूसरा हमारे पास इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें आता है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, सेकंड इज ब्यूडिसोनाइड, नेक्स्ट इज फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, नेक्स्ट इज फ्लूनिसोलाइड, एंड लास्ट इज सिक्लिसोनाइड। तो ये हमारे इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, इन्हीं को हम लोग आईसीएस भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आईसीएस और इसको हम लोग बोलते हैं एससीएस, ठीक है, सिस्टेमिक और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। चलिए इसके बाद आता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जहां से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ब्रोंकोडायलेटर्स। गाइस ब्रोंकोडायलेटर में पहली कैटेगरी है बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स। इसमें ड्रग आता है आपका साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बेम्ब्यूटेरॉल, सेलमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल एंड इफेड्रीन। सेकंड कैटेगरी है मिथाइल ज़ैंथीन्स की। इसमें आपके ड्रग्स आते हैं थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन। एंड तीसरी और लास्ट कैटेगरी एंटीकोलिनर्जिक, यहाँ ड्रग आता है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो गाइज इस तरीके से आपके 5 मेन हेडिंग्स हैं, इसके अंदर आपके ड्रग्स हैं। इस क्लासिफिकेशन को आपको रटना ही है। जो लोग नोट्स कॉपी कर रहे हैं, जैसे जैसे मेरी स्लाइड्स हैं बिल्कुल वही आपको कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके दिए हैं, जैसा मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है इसको सेम आपके नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब हम लोग एक एक करके ड्रग्स को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। देखिए
IgE कैड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल लिम्फोसाइट। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे बी सेल लिम्फोसाइट जो होती हैं वो उसको प्रोड्यूस करती हैं। ये एक तरीके की इम्यून वाइट ब्लड सेल है। एंटीबॉडी नॉर्मली एक्टिवेट फिजिकल रिस्पॉन्सेज टू हेल्प योर बॉडी फाइट इन्फेक्शन। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आई मतलब एलर्जन बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में फॉर सम पीपुल एक्सपोजर टू एलर्जन्स विच आर हार्मलेस नॉन इन्फेक्टियस सब्सटेंसेस जैसे डस्ट हुआ, पोलन हुआ, ये क्या करता है, ये भी आपका IgE का प्रोडक्शन या उसका रिलीज को बढ़ा देता है। इस कंडीशन में क्या होता है, IgE एंटीबॉडीज बाइंड टू द एलर्जन। देखिए वही चीज है, IgE एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इन दिस सिचुएशन IgE एंटीबॉडीज बाइंड टू द एलर्जन एंड ट्रिगर एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट कैन मैनिफेस्ट विद एलर्जी सिम्टम्स सच एज स्किन रैशेज होंगे, स्नीजिंग होगी, swollen lips हो जाएंगे, और when it results in asthma it is considered the allergic type। और एलर्जिक टाइप से यहाँ पे मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, A फॉर एलर्जिक, A फॉर एटॉपिक। और ये एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। सिस्टमिक IgE एंटीबॉडी जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं इस टाइप के अस्थमा के लिए। याद आ गया पहली वाली स्लाइड। चलिए, दीज ड्रग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। भाई इनका हम यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ये तभी यूज़ करते हैं जब आपका अस्थमा जो है वो वो अस्थमा जो आपका रेजिस्टेंट हो जाए। मतलब ड्रग्स से जब सभी नॉर्मल ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम लोग IgE एंटीबॉडी का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। इसमें जो मेपोलीजुमाब और बेनरालीजुमाब है ये वर्क करता है बाई इनहिबिटिंग इंटरल्यूकिन 5। अरे भैया आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरल्यूकिन 5 पैथोफिजियोलॉजी में किसी को याद आ रहा है क्या? इंटरल्यूकिन 5 पैथोफिजियोलॉजी में याद आ रहा है क्या? कहाँ आया था? हाँ याद आ रहा है। मैंने आपको याद करो बताया था कि जो T हेल्पर सेल 2 है, जैसे ऐसे लिखा था ना TH2, इस तरीके से इस तरफ था। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 5 इट इज फॉर्मिंग स्नोफिल्स। ये आपका स्नोफिल्स का फॉर्मेशन कॉज करता है ना? तो ये मैंने आपको बताया था। तो मेपोलीजुमाब बेनरालीजुमाब है वो इंटरल्यूकिन 5 को इनहिबिट करता है, और इसके इनहिबिट करने से जो स्नोफिल्स का जो काउंट है वो अपने आप कम हो जाता है, जिनमें हाई अमाउंट में स्नोफिल्स प्रेजेंट है। या मैं बोल सकता हूँ कि स्नोफिलिया की जो बीमारी होती है उस कंडीशन में भी मेपोलीजुमाब बेनरालीजुमाब एक बड़ा ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ओमलीजुमाब वर्क्स बाय इनहिबिटिंग एंटीजन IgE कॉम्प्लेक्स ऑन मास्ट सेल। ठीक है, ओमलीजुमाब है उसका काम क्या होता है, वो IgE और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स था उसको नहीं बनने देगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो इस तरीके से ये हो गए आपके 3 ड्रग थे जो IgE एंटीबॉडी की तरह का काम करते हैं। अगला आता है हमारे पास कैटेगरी सेकेंड इज ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे समझेंगे क्या इसकी मैकेनिज्म है। पहले तो ये समझिए कि जो ल्यूकोट्राइंस में LTC4 और D4 होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइंस। और ये जो सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइंस होते हैं इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स होते हैं अस्थमा के, क्योंकि ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं गाइस। अगला पॉइंट, जो मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट हैं ये क्या करते हैं, ये सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। मतलब जब तक LTC4 D4 आपके अपने रिसेप्टर में बाइंड नहीं होंगे तब तक आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इनको रिसेप्टर पे ही बाइंड मत होने दो, इनका एंटागोनिस्ट दे दो, तो वो हमारा होता है मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये आपका, और ये जनरली प्रोफाइलेक्टिकली दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या पॉइंट, इट इज प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट टू माइल्ड टू मॉडरेट अल्टरनेटिव्स टू इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो ICS होते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ये दे सकते हैं। और ये प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट होता है, और जिनको अस्थमा के चांसेस होते हैं, सिम्टम हैं, तो उस कंडीशन में हम ये डोज आपकी चला सकते हैं पेशेंट को। ये इसके अलावा इफेक्टिव होता है एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा में भी, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में भी, लेकिन COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। एक चीज़ तो समझ में आ गई आपको कि अस्थमा आपका एस्पिरिन भी इंड्यूस करता है, अस्थमा आपका एक्सरसाइज भी इंड्यूस करती है। इसकी बात हम आज चौथ के टॉपिक की लास्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि अस्थमा और एक्सरसाइज दोनों ऐसी, एस्पिरिन और एक्सरसाइज दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अस्थमा प्रोड्यूस कर रही हैं। भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट ड्रग लेते हैं तो इट कैन कॉज चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम।
चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम के कुछ फ्यू केसेस यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है सिंड्रोम से। तो ये साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली चर्ग और स्ट्रॉस, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या देखा था कि जो पेशेंट मोंटेलुकास्ट और ज़ाफिरलुकास्ट ले रहे थे ना, उनके अंदर स्नोफिलिया एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और स्नोफिल्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए और साथ में ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगा, तो इस तरीके से इन्होंने इसका नाम ही दे दिया चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। अगर पूछा जाए क्या है, तो इट इज़ अ वैस्कुलाइटिस विद स्नोफिलिया, राइट। तो ये हुआ आपका ल्यूकोट्रियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक तो यहाँ पे तो ऊपर बात ये कर रहा था कि LTC4 और LTD4 को बाइंड ना होने दूँ, लेकिन अगर मैं इनको बनने ही ना दूँ तो भाई ये बनते थे एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम था 5 लाइपोक्सिजनेज। 5 लॉक्स एंजाइम का नाम था, जो आपका बना रहा था LTC4 और D4, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं अगर इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दूंगा तो हमारे LTC4 D4 तो छोड़ो, LTB4 भी नहीं बनेगा। तो ये जब नहीं बनेगा तो कौन सा ड्रग है जो इसको ब्लॉक करता है एंजाइम को, तो उस ड्रग का नाम होता है ज़ैल्यूट्रियोन, ठीक है। उस ड्रग का नाम होता है ज़ैल्यूट्रियोन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट, ये जो ड्रग है आपका, ये आपका हिपेटोटॉक्सिक इन नेचर है। ये देखिए लिखा हुआ है, दिस ड्रग इज योर हिपेटोटॉक्सिक इन नेचर। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ थोड़ा कम करते हैं, या लिवर पेशेंट में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस ड्रग को। तो गाइस, ये हो गया आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन किया मैंने आपको ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। याद आ रहा होगा भाई, क्या याद आ रहा है, वो मासल टूट रही थी हमारी, डीग्रेनुलेट हो रही थी, हम उसको डीग्रेनुलेट ना होने दें, तो यहाँ पर ड्रग आता है हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड नेडोक्रोमेल। मैंने बोला था ना, नेडोक्रोमेल की बात करेंगे। तो ये दोनों ही ड्रग हैं, ये आपका मास्ट सेल को डिग्रेड नहीं होने देती, टूटने नहीं देती। एक और ड्रग होता है कीटोडिफेन, जो ड्रग है इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है एंटी हिस्टामिनिक की। बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस ड्रग का नाम बताओ जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी अपने पास रखता है। तो उस ड्रग का नाम क्या है बेटा, कीटोडिफेन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चौथा जो हमारे पास आता है, दैट इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का पहले मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे अस्थमा को सही कर रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले जो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर होती है, ये क्या करती है, ये आपका फॉस्फोलाइपेज A2, PLA2 दिख रहा है आपको, फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड बनाती है। और जैसे ये एराकिडोनिक एसिड बना तो यहाँ पर ये एक एंजाइम होता है कॉक्स। कॉक्स की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड जो है आपका बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इसके अलावा लॉक्स की प्रेजेंस में जो एराकिडोनिक एसिड है ये आपका बनाएगा ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो एराकिडोनिक एसिड कॉक्स की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा और लॉक्स की प्रेजेंस में आपका ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ल्यूकोट्राइन्स आपके बनेंगे तो उस कंडीशन में ये आपके जो हैं पीजीज और एल्टीज, यही आपके अस्थमा कॉज कर रहे थे। तो भाई मैं एक काम क्या करूँ, मैं एक काम ये करूँ, मैं पीजीज और एल्टीज को बनने ही ना दूँ। अगर मुझे पीजी एल्टी नहीं बनने देते तो भाई सिंपल सा PLA2 को ब्लॉक कर दो, फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक कर दो, ठीक है। अब ब्लॉक हो जाएगा तो आपका ना ल्यूकोट्राइन्स बनेगा ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक कौन करेगा, तो यहाँ ब्लॉक करने के लिए हमारे पास आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक कर देते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में दो तरीके के और हैं, एक है सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और दूसरा होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बोलते हैं SCS और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बोलते हैं ICS। सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये दो सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो जब सीवियर क्रोनिक अस्थमा हो वहाँ हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं प्रेडनिसोलोन। पहला सीवियर क्रोनिक अस्थमा हो तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं प्रेडनिसोलोन। दूसरा स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस का मतलब होता है एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशन। तो एक्सर्बेशन यहाँ पर जो हमारे ड्रग होते हैं वो देते हैं हम लोग रैपिडली एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाय IV रूट, और उसका ड्रग का नाम है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो यहाँ पे दो ड्रग हो गए गाइस, ये देखिए अंदर, एक हो गया प्रेडनिसोलोन और एक हो गया आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये हो गए आपके SCS। किस कंडीशन में देना है, या तो सीवियर क्रोनिक अस्थमा हो या फिर स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है। सेकेंड आता है हमारे पास इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो ड्रग आते हैं, सबसे पहला बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट, इस सॉल्ट फॉर्म में है, ब्यूडिसोनाइड,
मोमेटासोन, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोलाइड, ट्राइमकिनोलोन और सिक्लेसोनाइड। जो सिक्लेसोनाइड है इसको हम लोग सॉफ्ट ड्रग भी बोलते हैं कि और क्यों, और ये प्रोड्रग भी है। सॉफ्ट ड्रग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज अ ड्रग दैट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लंग्स नॉट लीवर। ये लंग्स में मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग सॉफ्ट ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, वो क्या है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ मोटी हो जाती है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं और गार्गल नहीं करते हैं, ठीक है, कुल्ला नहीं करते हैं उसके बाद, तो उस कंडीशन में ओरोफेरेंजियल जो आपका एरिया होता है जहाँ पर फेरिंग्स स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पर कैंडिडियासिस हो जाती है, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है एक टाइप का। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कॉज्ड बाय इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो आंसर आता है टॉपिकल रूट से नाइस्टेटिन। ठीक है, आंसर होता है आपका टॉपिकल नाइस्टेटिन। एक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कि जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये प्रेगनेंसी में सेफ हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उस कंडीशन में आईसीएस दोगे, एससीएस, तो हमेशा ध्यान रखना एससीएस नहीं देना है, आईसीएस दे सकते हो। ठीक है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके सेफ होते हैं। तो गाइज ये हो गया आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कंप्लीट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे लास्ट पार्ट में। वीडियो में आप लोग आखिरी तक बने हुए हैं, तो अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि दीज आर द ओनली ड्रग्स यूजफुल इन टर्मिनेटिंग एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अगर आपको अस्थमा का अटैक आया है उस कंडीशन में आपको देना है ब्रोंकोडायलेटर, ये अकेले ट्रीटमेंट है। सेकंड, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले तो सिंपैथोमाइमेटिक्स, दूसरे हैं एंटीकोलिनर्जिक, और तीसरे हैं आपके मिथाइलजेंथीन। ठीक है, आगे बात करेंगे सिंपैथोमाइमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक एंड मिथाइलजेंथीन। सिंपैथोमाइमेटिक का पहले मैकेनिज्म समझ लीजिए। जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग का मतलब हो गया बीटा 2 एगोनिस्ट। देखो नाम से समझ में आ रहा है, माइमेटिक मतलब क्या? मिमिक, मिमिक मतलब बढ़ाना, तो ये हो गया एगोनिस्ट। और सिंपैथेटिक सिस्टम की बात हो रही है, मतलब आपकी एडिनर्जिक सिस्टम की बात हो रही है, तो ये हो गया एडिनर्जिक सिस्टम को बढ़ाने वाले, मतलब अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर को मिमिक करने वाले एगोनिस्ट उनके। तो यहाँ पर जो काम में आता है वो हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट। तो देखिए गाइस क्या हुआ कि बीटा 2 एगोनिस्ट का काम होता है कि वो सबसे पहले जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही आपने बीटा 2 एगोनिस्ट दिए, याद आ रहा होगा, बीटा 2 एगोनिस्ट में जैसे ही आप देते हो अस्थमा के पेशेंट को, वो जीपीसीआर को सबसे पहले स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही जीपीसीआर स्टिमुलेट होगा, वो क्या करेगा? वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट होगी तो उससे क्या होगा? साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। ये देखिए, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। और एक पॉइंट बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, रट लीजिए, जो चाहे कुछ भी हो जाए, इस पॉइंट को नहीं भूलना है कि साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो ब्रोंकोडायलेशन होगा। साइक्लिक एएमपी इज अ सेकेंडरी मैसेंजर दैट कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। क्लियर हुआ? तो अगर कोई पूछे क्या मैकेनिज्म होता है, तो साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देता है बीटा 2 एगोनिस्ट बाय एक्टिवेटिंग एडिनाइल साइक्लेज थ्रू स्टिमुलेटिंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। यहाँ पर अगर ड्रग की बात करें तो पहला आता है नॉन सिलेक्टिव। इसमें हमारे ड्रग हैं एड्रीनलिन, आइसोप्रिनेलिन एंड इफेड्रीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तीनों ही ड्रग हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये शो करते हैं टैकीकार्डिया और हाई राइज इन ब्लड प्रेशर। बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन कॉज करेगा और टैकीकार्डिया कॉज करेगा, इसलिए इन तीनों को यूज नहीं करते। हाँ भाई, इफेड्रीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्माकोग्नोसी में हमने पढ़ा हुआ है। इफेड्रा एक आपका एल्कलॉइड है, आई थिंक, यस इट इज एल्कलॉइड। माहुआंग इसी को बोलते हैं, एफेड्रा सिनिका, फैमिली फेड्रेसी। तो ये ड्रग आपका कोग्नोसी का भी है। तो सुनो बेटा, जो भी कोई क्वेश्चन कोलॉजी में कोग्नोसी का ड्रग आ जाए, उसको जरूर बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसके याद कर लिया करो, है ना। वो आपके जीपैट में आ ही जाता है या किसी भी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। आगे बात करते हैं सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट की। तो सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में सबसे पहले है सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। ये दो ड्रग हैं।
ये हमारे इनहेलेशनल रूट से दो तो बहुत फास्ट एक्ट करते हैं, इसीलिए दे आर यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक। मतलब अगर पेशेंट को अटैक आया है तो उसको हम लोग सल्ब्यूटामोल या टर्ब्यूटालिन देंगे, पहली चीज। सेकंड पॉइंट, सोलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, बेम्ब्यूटेरोल, ये ड्रग होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होते हैं। अब क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है, लंबे टाइम तक काम करेंगे, इसलिए आप इनको प्रोफाइलेक्टिकली भी दे सकते हो, ये काम कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, एस मैंने बोल्ड किया है, इसका मतलब हो गया शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। ये आपका एस मतलब शॉर्ट एक्टिंग है। और जो फॉर्मेट्रोल है ये आपका कैसा है, फास्ट एक्टिंग है, बहुत तेज स्पीड से काम करता है। तो एक चीज़ ये क्या समझ में आ गया, फॉर्मेस्ट्रोल फास्ट एक्टिंग भी है और फॉर्मेट्रोल आपका लॉन्ग एक्टिंग भी है। मतलब ये आपका आप एक्यूट अटैक में भी दे सकते हो और इसको आप लोग प्रोफाइलेक्टिकली भी दे सकते हो, ठीक है। बेम्ब्यूटेरोल जो ड्रग है ये आपका प्रो ड्रग है एक्चुअली, एंड दिस इज अ प्रो ड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेम्ब्यूटेरोल किसका प्रो ड्रग है, तो बेम्ब्यूटेरोल इज अ प्रो ड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एंटीकोलिनर्जिक। तो वो हमारे बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक हो गए। एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो बीटा 2 एगोनिस्ट हमेशा ब्रोंक्यूलर डायलेशन कॉज करते थे। ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अभी बताया था कैसे कॉज करते हैं भाई। बीटा 2 एगोनिस्ट कैसे करेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएंगे एडिनल साइक्लेस के थ्रू और ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एंटीकोलिनर्जिक की, तो एंटीकोलिनर्जिक जो होते हैं इनका काम होता है कि दीज ड्रग कॉजेज डायलेशन ऑफ मेनली लार्ज एयरवेज, बड़े बड़े एयरवेज। ब्रोंकस का डायलेट करेगा लेकिन ब्रोंक्यूल्स का नहीं करेगा। और स्मॉलर जो आपके ब्रोंक्यूलर होती हैं उनको डायलेशन के लिए बीटा 2 है और लार्जर के लिए आपका एंटीकोलिनर्जिक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, दे आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में ज़्यादा एक्टिव होता है एंटीकोलिनर्जिक। तीसरा, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम होते हैं ये एंटीकोलिनर्जिक हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो M3, M1 M2 M3 तीन होते हैं, M3 का एंटागोनिस्ट है आपका इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। And next is these drugs are of choice when patient is on beta blocker therapy। अगर पेशेंट आपका बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, अगर पेशेंट, देखिए बहुत बड़ा इंटरेक्शन है, डॉक्टर्स को ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, चाहे वो नॉन सेलेक्टिव ही क्यों ना हो, प्रोप्रानोलोल ले रहा है, हार्ट का पेशेंट है, तो हमें देखने वाली बात यह है कि उसको कभी भी हम लोग बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक नहीं दे सकते, सल्बूटामोल टर्बूटालिन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपस में एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा ये। इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक। टायोट्रोपियम जनरली कब दिया जाता है, टायोट्रोपियम बहुत चलता है मार्केट में। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है तो हमारे पास ऑप्शन में केवल एंटीकोलिनर्जिक ही है जो ब्रोंकोडायलेटर की तरीके से दे सकते हैं आप। अब बात करते हैं, लास्ट इज मिथाइलजेंथीन। तो मिथाइलजेंथीन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मैकेनिज्म क्या होता है पहले ये समझेंगे। ये वर्क करता है पहले एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। एडिनोसिन रिसेप्टर क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, मिथाइलजेंथीन उसको ब्लॉक कर देगा। दूसरी चीज़, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को भी इनहिबिट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, तो एक पॉइंट फिर से गांठ बांध दीजिए। मैंने पहली पॉइंट क्या बताई थी गांठ बांधने वाली, पहली पॉइंट मैंने ये बताया था कि साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो ब्रोंकोडायलेशन होगा। अब दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा ये बता रहा हूँ कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज का काम क्या होता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज हमेशा साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड करता है, तोड़ता है। आई रिपीट, फॉस्फोडाइस्ट्रेज, नॉर्मल फॉस्फोडाइस्ट्रेज साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड करेगा। अभी बात बताओ, साइक्लिक एएमपी कम हो रहा है तो क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अस्थमा के सिम्टम्स आएंगे। तो मैं साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड ना होने दूं, अगर उसको डिग्रेड ना होने दूं तो मैं क्या करूं, मैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज को ही इनहिबिट कर दूं। तो इसीलिए फॉस्फोडाइस्ट्रेज को हम लोग इनहिबिट कर देते हैं। समझ में आ गए दोनों मैकेनिज्म। अगर किसी को कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स को किसी भी पॉइंट में, जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बिल्कुल लिख सकते हैं, आपका आंसर एज सुन एज पॉसिबल दे दिया जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट, अब अगला पॉइंट क्या है कि दीज आर CNS स्टिमुलेंट। ये जो ड्रग होते हैं ये CNS स्टिमुलेंट होते हैं और टॉक्सिक डोज पर ये ट्रेमर और कन्वर्जन कॉज करते हैं। अगला पॉइंट, थियोफाइलिन जो ड्रग है आपका
जो मिथाइलजैंथीन में आता है थियोफाइलिन अमीनोफाइलिन, तो थियोफाइलिन जो ड्रग है ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है, और क्योंकि पोटेंट वैसोडाइलेशन कॉज करता है इसलिए इट कैन कॉज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। क्या होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया समझिए, जब भी एकदम से वैसोडाइलेशन होगा तो ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है कि नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारा कम हुआ क्योंकि वैसोडाइलेशन हुआ है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है तो ब्रेन को एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, हार्ट रेट आपकी बढ़ जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मिथाइलजैंथीन कॉजेज वैसोडाइलेशंस एट ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट कैफीन। देखो वैसोडाइलेशन सभी कॉज करेगा, लेकिन कैफीन जो है ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और जगह याद रखनी है भाई, क्रेनियल वेसल्स में। यही तो रीजन होता है कि हम लोग इसको माइग्रेन में यूज कर लेते हैं। पॉइंट छोटा सा बता रहा हूँ, चाहो तो नोट करो। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी ब्लड क्रेनियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आपकी डायलेट होती हैं, वो हमको कॉन्स्ट्रिक्ट कराना होता है, ठीक है। तो मिथाइलजैंथीन तो वैसोडाइलेशंस है ब्लड वेसल्स पे, लेकिन कैफीन जो है मिथाइलजैंथीन्स में ही वो आपका ऐसा है एकमात्र जो क्रेनियल वेसल पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। यही रीजन होता है कि हम लोग उसको माइग्रेन में यूज कर लेते हैं। अगला पॉइंट, हाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थियोफाइलिन की काइनेटिक्स कौन सी होती है भाई, केमिकल काइनेटिक्स, तो दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, चेंज हो जाता है, और इसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। एक पॉइंट फिर यहाँ आ गया कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जिस भी ड्रग का होगा, आई रिपीट, जिस भी ड्रग का नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा तो उस ड्रग के लिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नेसेसरी है, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए इंग्लिश में, मैंने यहाँ नहीं नोट किया, ऑल दोज ड्रग्स दैट आर हैविंग नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, फॉर दोज ड्रग्स थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। आगे चलते हैं। हाँ भाई, थियोफाइलिन का जो क्लियरेंस होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, तेज होता है, और एडल्ट के अंदर स्लो होता है, ठीक है। तो एक ये भी अच्छा पॉइंट है, क्लियरेंस ऑफ थियोफाइलिन इज फास्टर इन चिल्ड्रन एंड इट इज स्लोअर इन एडल्ट्स। तो ये हो गया आपका मिथाइलजैंथीन के बारे में। आगे बात करते हैं। तो ये हाँ एक लास्ट पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया था कि बच्चों के अंदर क्लियरेंस ज़्यादा है और एडल्ट के अंदर कम है, तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट को ये रिलेट कर सकते हैं कि अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तो उन लोगों को उस थियोफाइलिन की डोज ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इस चीज़ को ऐड कर लेंगे, जिनके अंदर क्लियरेंस ज़्यादा है उनको डोज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिनके अंदर क्लियरेंस कम है उनकी डोज रिक्वायरमेंट कम रहेगी। इसीलिए बच्चों के अंदर थियोफाइलिन की डोज हमेशा ज़्यादा देनी होती है। इसी तरीके से जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, स्मोकर्स में भी आपका क्लियरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ भी उनको डोज थोड़ा ज़्यादा लगती है थियोफाइलिन की। चलिए अब जो, हाँ मैंने आपको लास्ट में इस थोड़ी देर पहले बताया था एस्पिरिन और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, तो वो देख लीजिए। एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार मेडिकल एग्जाम्स में आया हुआ है कि एस्पिरिन से अस्थमा होता है या नहीं होता। तो पहले तो ये समझ लीजिए, एस्पिरिन अस्थमा को प्रेसिपिटेट करती है, और क्यों करती है उसका रीज़न क्या है कि जब हम लोग एस्पिरिन के अलावा कुछ NSAIDs भी दें, लेकिन ज़्यादा एस्पिरिन की बात कर रहे हैं क्योंकि एस्पिरिन सबसे ज़्यादा कॉज करता है, कि अगर हम NSAIDs दें और मेनली एस्पिरिन दें तो एस्पिरिन का काम क्या होता है कि COX-1 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही COX-1 एंजाइम ब्लॉक होता है तो आपका थ्रोम्बोक्सिन और पीजीज का जो प्रोडक्शन होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा है उनके अंदर क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा प्रो इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स का। मतलब ल्यूकोट्राइन्स जो हैं आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन, क्योंकि भाई कॉक्स को ब्लॉक कर दिया, अब जब कॉक्स नहीं बनेगा तो ज़्यादा अमाउंट में क्या लॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, और जब लॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा तो ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। तो ये जो ल्यूकोट्राइन्स हो रहे हैं, जब मतलब इसी तरीके से हो गया कि ऊपर से भाई जैसे एक पाइप है, पाइप में से दो पाइप डिवाइड हुए हैं, मैं एक तरफ अगर बंद कर दूं तो पूरा प्रेशर कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड वाले पे। तो उसी तरीके से अगर मैं कॉक्स को ब्लॉक कर दूं तो हमारा एक तरीके से आपका जो ल्यूकोट्राइन्स है उसका एक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब उस एक्शन बढ़ जाएगा तो ल्यूकोट्राइन्स आपको मालूम है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अस्थमा को कॉज कराने के लिए, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद आ रहा होगा LTC4D4 69 ल्यूकोट्राइन्स, है ना। तो इस तरीके से एस्पिरिन आपका अस्थमा कॉज कराती है, और एक्सरसाइज भी अस्थमा कॉज कराता है। तो एक्सरसाइज का तो सभी को पता है कि जब भी हम लोग हैवी वेट उठाते हैं, रनिंग करते हैं या फिर क्लाइंबिंग करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है बढ़ जाती है। और जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं ना, जिनके ब्रोंकस है वो नैरो रहते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो डायलेट नहीं कर पाते,
तो उनके अंदर जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ब्रोंकोकस जो है वो नैरो ही रहते हैं और इस तरीके से वो अस्थमा के सिम्टम को बढ़ा देते हैं। तो अस्थमा एस्प्रिन से हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज से हो रहा है तो आप सभी को पता है, हैवी एक्सरसाइज से। इसीलिए एलर्जिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैवी वाली नहीं करनी चाहिए। तो गाइज ये था आपका पूरा टॉपिक अभी तक का, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी स्लाइड में आपको समझ में ना आया हो, कहीं भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर उसका मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को जो इम्पोर्टेंट जिनको ज़रूरत है ना, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, कमज़ोर छात्र हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वी विल बी विद न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।